हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जजमेंट का गेम खेला था और जजमेंट के गेम में हमने दो चीजों की बात करी थी। दो चीजों की बात क्या करी थी? एक बात करी थी ऑडिट रिस्क की, जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा मुझे ऑडिट एविडेंस वगैरह इकट्ठा करना पड़ेगा। बट उसके बाद हमने बोला था ऑडिट एविडेंस को भी हमको जजमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है, क्या ये सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है। तो चलो दोनों चीजों की बात कर लेते हैं, एक तो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड दूसरा ऑडिट रिस्क। अगर मैं आपसे ऑडिट रिस्क की बात करूं तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑडिट रिस्क होता क्या है। सारे बच्चे इधर फोकस करना, सारे बच्चे अभी इधर फोकस करना। यहां मैं आपको बताता हूं ऑडिट रिस्क का क्या गेम है। जस्ट कीप योर फोकस एंड अटेंशन हेयर ऑन द स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। अगर आपने मुझे नेक्स्ट अपने 10 मिनट दे दिए, आपको पूरा का पूरा जो रिस्क का गेम है, ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 मिनट का गेम है बस। सबसे पहले आता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है? इनहेरेंट रिस्क क्या है? जैसा नाम वैसा काम। सर क्या नाम है? इनहेरेंट। ये है, ये रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इनहेरेंट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो सर, अगर आज मैंने 100 यूनिट्स ऑफ, ये कैसी शक्ल लग रही है? दिस इज अ बल्ब, राइट। 100 यूनिट्स ऑफ बल्ब अगर प्रोड्यूस करे हैं, उसमें से अगर मैं कहता हूं 40 डिफेक्टिव निकलेंगे ही निकलेंगे, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं 40 डिफेक्टिव निकलेंगे ही निकलेंगे। सो ये 40 डिफेक्टिव निकलेंगे ही निकलेंगे। दिस इज द इनहेरेंट रिस्क। इसको परसेंटेज टर्म्स में बोलेंगे तो कितनी हो गई? मैंने कहा 40%। अब मैंने क्या किया सर, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैंने कहा एक बंदा इंस्पेक्शन करेगा, एक बंदा इंस्पेक्शन करेगा और चेक करेगा कि कोई भी बल्ब खराब ना निकल जाए। ठीक है, इसने चेक किया और इसने बोला कि भाई जो भी 40 डिफेक्टिव है ना, जो भी 40 डिफेक्टिव हैं, उसमें से मैं 75% तो पकड़ लूंगा कि ये डिफेक्टिव है, मैं बता दूंगा। और 25% जो है वो मेरे से रह जाएंगे, ये इससे रह जाएंगे। सर अगर 25, एक बच्चा कह रहा है सर गोभी दिख रहा है, गोभी नहीं ये बल्ब है। तुम मानो, सुनो, शांति से सुनो। इंस्पेक्शन की अगर मैं बात करूं, एक बंदे ने इंस्पेक्शन करी, उसने चेक किया, उसने कहा 40 में से मैं 75% तो पकड़ लूंगा, जो गड़बड़ वाले बल्ब है मैं उनको पकड़ लूंगा, बट 25% गलतियां अभी भी रह जाएंगी। मुझे एक बात बताओ, 40 का 25% कितना होता है? 40 का 25% होता है आपका 10, यानी 10 डिफेक्टिव बल्ब अभी भी रह गए। ये इंस्पेक्शन मैंने क्या लगाया है पता है आपको? इंस्पेक्शन मैंने लगाया है इंटरनल कंट्रोल। क्या आपको इसमें से इंटरनल कंट्रोल की खुशबू आ रही है? जल्दी से बताओ, यस और नो। क्या आपको इसमें से इंटरनल कंट्रोल की खुशबू आई थी जब मैंने इंस्पेक्शन बोला? किस किस बच्चे को इसमें से इंटरनल कंट्रोल की खुशबू आई? जल्दी से बताओ, किस किस बच्चे को इसमें से इंटरनल कंट्रोल की खुशबू आई? जब मैंने इंस्पेक्शन बोला, किस किस के दिमाग की बत्ती जली? सर ये तो आप कंट्रोल लगा रहे हो, इनहेरेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप एक कंट्रोल लगा रहे हो। किस किस को ये फील आई कि यार यहां मैंने कंट्रोल लगाया? यस सर, बहुत ज्यादा, वेरी गुड। यही फील आपके अंदर का ऑडिटर जगा रही है। अगर आपको ये फील आई इंटरनल कंट्रोल लगाया है, वेरी गुड, तो कहीं ना कहीं आपको अब समझ आ रहा है कि व्हाट आर द कंट्रोल्स। तो ये कंट्रोल मैंने क्यों लगाया था? टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट, पीडीसी, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट इन अ टाइमली मैनर। कि कस्टमर को गड़बड़ चीज मिले, उससे पहले अगर मैं ही इसको प्रिवेंट कर दूं या डिटेक्ट कर दूं या करेक्ट कर दूं, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरनल कंट्रोल सही हो जाएगा। बट अगर इंटरनल कंट्रोल कुछ नहीं पकड़ पा रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? सर इसको हम नाम देते हैं, योगी जी बताइए इसका नाम क्या रखें? सर इसका नाम हम रखते हैं कंट्रोल रिस्क। इसका नाम हम रखते हैं कंट्रोल रिस्क। यानी रिस्क that the internal control which was put in place to prevent, detect, correct the misstatement in a timely manner fails to do so,
फेल हो गया इंटरनल कंट्रोल, इसकी क्या परसेंटेज है, इसकी है 15%, सॉरी 25%। अभी भी 10 आइटम खराब पड़े हैं, अभी भी 10 आइटम्स खराब पड़े हैं, यानी आप कह लो 10 मिसस्टेटमेंट्स आज की डेट में अभी भी हैं। और ये मिसस्टेटमेंट्स, हम कौन सी मिसस्टेटमेंट्स की बात कर रहे होंगे, मैं तो मिसस्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, आपको कौन सी मिसस्टेटमेंट सुनाई दे रही है? मैंने बोला मिसस्टेटमेंट, आपको कौन सी मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है? जल्दी से बता दो मुझे, आपको कौन सी मिसस्टेटमेंट से डर लगता है? विच मिसस्टेटमेंट डू यू थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट? क्या हम छोटी मोटी गलतियों की बात कर रहे होंगे या बड़ी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? जल्दी बताइए। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैं लिख मिसस्टेटमेंट रहा हूं पर समझना ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही है, ठीक है? दीज आर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मान लो 10 मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। एज एन ऑडिटर अब मेरा यहां पे रोल शुरू होता है। कंपनी ने तो काम कर लिया अपना, इनहेरेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स लगाए, पर कंट्रोल रिस्क के बाद भी कुछ ना कुछ छूट ही गया। अब ये जो 10 मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, दिस इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दिस इज व्हाट आई कॉल द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरे एज एन ऑडिटर के लिए कितनी है सर? 10/100। हमने 100 के साथ स्टार्ट किया था, बची कितनी है? 10। तो 10/100 इज द 10% इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये कैसे आया? मैथमेटिकली इनहेरेंट रिस्क थी 40% की, यानी 40% तो माल खराब निकलेगा ही निकलेगा। 40% रिस्क है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी ही होगी। पर जब हमने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, तो कहीं ना कहीं हम 75% चीजों को ठीक कर पाए, बट फिर भी 25% रह गई। जब इसमें से 25% रह गई, उनको हम उसमें से कितनी रह गई जल्दी से बताओ? कंट्रोल रिस्क कितनी थी? 25% इसमें से रह गई, तो टोटल हमारे पास यहां पे भी 10% आ गया। तो दोनों तरीके से ध्यान से देखा जाए तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग बट इनहेरेंट रिस्क इनटू द कंट्रोल रिस्क दैट गिव्स यू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क यानी इतनी गलतियां पहले थी, कंट्रोल रिस्क इतनी गलतियों में से सिर्फ इतनी ही गलतियां रह जाएंगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास परसेंटेज ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकल के आ गया। इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पार्ट क्लियर? इनहेरेंट रिस्क 100 में से 40 बल्ब खराब निकलेंगे। कंट्रोल रिस्क जो भी मैं चेक करूंगा कंट्रोल्स में 75% पकड़ लूंगा, 25% नहीं पकड़ पाऊंगा। तो 40% में से मैं जो 25% नहीं पकड़ पाया, वही मिला के मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दे देगा। और इसी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए मुझे अपनी आगे की ऑडिट प्रोसीजर्स की जो नेचर है, टाइमिंग है, एक्सटेंट है, वो बनानी पड़ेगी। क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्लियर है? इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्लियर? मैं भी आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कुछ चीजें क्लियर है कि नहीं। फटाफट बताइए। इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला पार्ट क्लियर? यही है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही सवाल एक आईसीआई ने पूछ भी रखा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। हाँ जी सर, ग्रेट। अब एक बात बताओ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर ज्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है? मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? मैं बोल दूं कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल्स डिफेक्टिव हैं, क्योंकि जो इनहेरेंट रिस्क है वो तो है ही है, इनहेरेंट रिस्क तो है ही है, उसका हम क्या कर सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव हैं तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल रिस्क को कम करेगा। कंट्रोल रिस्क जितनी कम होगी, कंट्रोल रिस्क जितनी कम होगी उतनी मेरी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी। कंट्रोल रिस्क कम कब होगी? आपको क्या लगता है कंट्रोल रिस्क कब कम होगी? जब मेरे इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो मेरी रिस्क कम हो जाएगी। अगर कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट भी कम निकलेगा, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, यानी ऑडिटर कम ऑडिट प्रोसीजर्स में भी अच्छे खासे अपनी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता है, राइट? ये क्या आया है? एक सेकंड जल्दी से बताओ। गॉट इट? हाँ, जितनी मैंने वही बोला था ना, तुमने पकड़ लिया, तुम मेरी स्लिप ऑफ टंग को पकड़ रहे हो, राइट? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, गॉट इट? यानी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, इसका मतलब भी समझ लो, इंटरनल कंट्रोल्स आर एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स इन अ टाइमली मैनर, राइट?
इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी और कंट्रोल रिस्क आर इनवर्सली रिलेटेड। कंट्रोल्स इफेक्टिव है, स्ट्रांग है, तो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी। अगर कंट्रोल्स बेकार है तो रिस्क बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट हम ना परेशान होते रहते हैं। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट कितना भारी भरकम वर्ड है, समझ नहीं आया। लड्डू है, आ गया समझ? कुछ भी नहीं है इसमें, मसाला ही नहीं है। क्या है इनहेरेंट रिस्क? कि भाई हाँ ये गलती होनी थी, उस गलती को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करने के लिए ही तो इंटरनल कंट्रोल लगाए थे बबुआ जी। हाँ सर समझ गए। और वो इंटरनल कंट्रोल अगर बढ़िया काम करेंगे तो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी। कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी तो मैंने आपको दिखा दिया ना, कंट्रोल रिस्क कम यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम। रिस्क ही नहीं है तो मैं भी एज एन ऑडिटर टेंशन क्यों लूं? मैं भी एज एन ऑडिटर टेंशन क्यों लूं? क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाली स्टेज क्लियर है आपको? अगर हाँ तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि पूरे ऑडिट में मैं आपको रोमम 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 रोमम, सर रोमम क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द रोमम। अगर मैं आपको रोमम बोलता हूं तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है। अगर मतलब क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, अगर मतलब क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज द रोमम वाला पार्ट क्लियर? जल्दी से बताइए। फटाफट बताओ हाँ या ना, मैं फिर अगले स्टेप पे बढ़ता हूं आगे। रोमम क्लियर है सर, ग्रेट। अब आओ नेक्स्ट स्टेज पे, अब आओ नेक्स्ट स्टेज पे, जल्दी से आना मेरे साथ। अब बात करते हैं ऑडिट रिस्क की। उससे पहले बात करते हैं डिटेक्शन रिस्क की। अब उससे पहले बात करेंगे डिटेक्शन रिस्क की। ये डिटेक्शन रिस्क क्या है? अभी तक मैंने आपको तीन बातें बताई हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। जब ये इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क दोनों मिल जाती हैं तो फिर हमको मिल जाती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन रिस्क की। सर ये डिटेक्शन रिस्क की क्या कहानी है, जल्दी से बताइए। अब आया है ऑडिटर, अब आया है ऑडिटर, ये हमारे ऑडिटर साहब है। ये गए हैं चेक करने कि भाई साहब क्या क्या मिसस्टेटमेंट है। अगेन क्या ऑडिटर सारी मिसस्टेटमेंट्स को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा? मे भी कुछ नहीं पकड़ पाए बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में यही पढ़ा। हो सकता है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स आर डिजाइंड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टिल कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छूट सकती है। वही जो रिस्क है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेकिंग करी, मैंने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से प्रोसीजर्स करे, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट गई मेरे से, उसी रिस्क को ऑडिट रिस्क कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर ये जो 10 आइटम थे उसमें से ऑडिटर कहता है, क्या कहता है कि मैं 80% जो डिफेक्टिव्स हैं उनको पकड़ लूंगा, 80% जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स उनको मैं पकड़ लूंगा, पर 20% को नहीं पकड़ पाऊंगा, 20% को नहीं पकड़ पाऊंगा। दिस 20% इज द डिटेक्शन रिस्क। यही डिटेक्शन रिस्क है कि ये मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जैसा नाम वैसा काम, रटने की जरूरत नहीं है। डिटेक्ट का मतलब पता है सर, पकड़ना। नहीं पकड़ पा रहा ऑडिटर, सो इफ ही इज नॉट एबल टू डिटेक्ट, सिंपल ना, डिटेक्शन रिस्क, जैसा नाम वैसा काम, तो डिटेक्शन रिस्क नाम रख दिया इसका। तो 20% वो कह रहा है मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। 10 का 20% कितना होता है? जल्दी से तुम्हारी मैथ्स चेक करवाओ मुझे। 10 का 20% होता है 2। तो अल्टीमेटली 100 में से सिर्फ 2 डिफेक्टिव रह गए, 100 में से सिर्फ 2 डिफेक्टिव रह गए। तो ओवरऑल रिस्क, ओवरऑल ऑडिट रिस्क कितनी है मेरे लिए एज एन ऑडिटर? ओवरऑल ऑडिट रिस्क कितनी है? मैं बोल दूं 2%। क्या मैं बोल दूं ओवरऑल ऑडिट रिस्क 2% है? गॉट द पॉइंट? यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि मेरी कितनी थी? 10%। यस, 10% मेरी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। फिर से इसको अच्छे से लिखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। 10% मेरी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। उसके बाद मैंने कहा मैं उसमें से 80% पकड़ लूंगा, यानी वो रिस्क नहीं है, बट 20% नहीं पकड़ पाऊंगा। मैंने कहा 20% नहीं पकड़ पाऊंगा। 10% का 20% कितना होता है? मैंने कहा द आंसर इज 2%। सो दिस वाज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दिस वाज द डिटेक्शन रिस्क, एंड व्हेन वी कंबाइन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद द डिटेक्शन रिस्क, वी गेट द ओवरऑल ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मात्र 2%। क्रोनोलॉजी समझिए,
बस आप क्रोनोलॉजी समझिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनहेरेंट रिस्क, उसको कम किसने किया? कंट्रोल रिस्क ने। जब इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को मिलाया तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बना, उसी को हम रिस्क बोलेंगे, उसी को हम रिस्क बोलेंगे। पूरे ऑडिट में हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की ही बात करेंगे। मैं इनहेरेंट रिस्क को अलग से नहीं बोलूंगा, मैं कंट्रोल रिस्क को अलग से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझ जाना, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है यानी कंट्रोल्स बेकार है, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है रिस्क यानी कंट्रोल्स अच्छे काम कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू माई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई विल डिजाइन माई ऑडिट प्रोसीजर्स, ताकि मैं अपनी जो डिटेक्शन रिस्क है उसको भी कम कर सकूं एंड अल्टीमेटली जो मेरी ऑडिट रिस्क है उसको भी मैं कम कर सकूं। गॉट द पॉइंट? क्या आपको ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मैथमेटिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। यस और नो? जल्दी से बताइए। इसको समराइज करें तो सिंपल में बोलूंगा आपको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क आपके पास दे रखी होती है, फिर अगर आपने ऑडिट रिस्क निकालनी है तो ये हो जाएगी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू में डिटेक्शन रिस्क। दिस इज योर इक्वेशन। यस सर, ग्रेट। ये फॉर्मूला अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। इट इज अवेलेबल इन योर बुक। चैप्टर 3 में मोटा माटी आई थिंक आई हैव कवर्ड इट, तो नथिंग टू वरी हियर इन दिस पार्ट। ग्रेट, फटाफट इसको अब एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ऑडिट रिस्क हमने पूरा यहां पे कवर कर लिया, जो भी मैंने आपको बताई है। ऑडिट रिस्क क्या है, हम ऑडिट में क्या करने आए, जल्दी से बताओ। एक बार आप ध्यान से सुनना। ऑडिट रिस्क क्या है, मैंने आपको बताया था ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे देगा। मेन गेम क्या था ऑडिट रिस्क का, कि हम एज एन ऑडिटर ओपिनियन देने आए हैं। अगर हम अपना ओपिनियन गलत दे देंगे दैट इज एन ऑडिट रिस्क। बट कौन सा ओपिनियन गलत दे देंगे, मैं बताता हूं क्या ओपिनियन गलत दे देंगे। मेरे को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। दिस इज द ऑडिट रिस्क इन एसेंस। मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया, मैथमेटिकल वाला मॉडल आई होप आपको क्लियर है। बट इन एसेंस अगर मैं आपसे बात करूं, ऑडिट रिस्क क्या कहना चाहती है, वो यही कह रही है कि ऑडिटर जिसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ताकि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे। ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करेगा, रिपोर्ट इशू करके। वो गलत रिपोर्ट इशू कर रहा है, वो गलत ओपिनियन दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ थी, फिर भी उसने अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। देख लो एक बार ये क्या कहना चाह रहा है। रिस्क दैट एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हुए भी उसने अपना गलत ओपिनियन दे दिया। इट इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ये मैंने आपको पूरी मैथमेटिकल आपको बना के दिखा दी है, कैसे डिटेक्शन रिस्क और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला के ऑडिट रिस्क बनता है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात की जाए, रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। हमने अभी अपना ऑडिट स्टार्ट भी नहीं किया, पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती थी। दो कंपोनेंट इसके होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अगर हम इनहेरेंट रिस्क की बात करें, इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन। असर्शन का क्या मतलब है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। असर्शन का क्या मतलब है, रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट। दे कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी मैनेजमेंट खुद ही बोल रहा है, इम्प्लिसिट यानी हम खुद समझ रहे हैं कि किस चीज को लेके ये असर्शन है। सर इसको आज से आप बोलेंगे ABCD। सारे बच्चे अभी यहां पे फोकस करना मेरे साथ, जो बात अभी मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत काम आने वाली है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम बात कर रहे हैं ऑडिट की, यहां पे बल्ब तो होते नहीं है, यहां पे बल्ब तो होते नहीं है। तो ऑडिट में क्या होता है सर, ऑडिट में होती हैं तीन चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या क्या, ABCD। सर AB का क्या मतलब है, अकाउंट बैलेंस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड बैंक, जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। गॉट द पॉइंट। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन C, मैंने आपको बोला ना ABCD। अगर मैं आपको बोल रहा हूं ABCD, सर ABCD का क्या मतलब है, AB का मतलब हो गया अकाउंट बैलेंस, आई होप यू गॉट द पॉइंट, बैलेंस शीट वाले आइटम्स। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, P&L, परचेजेस, सेल्स, अदर एक्सपेंसेस, और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, पेरोल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। दीज आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। COT, कोटी, कुछ भी बोलो, यहां पे आपने बस याद रखना ABCD एंड D इज रिगार्डिंग योर डिस्क्लोजर। तो असर्शंस इन्हीं तीन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती हैं।
असर्शन इन्हीं तीन चीजों के अराउंड रिजॉल्व करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करता हूं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, समझने की बातें, बस ध्यान से सुनना मेरी बात। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये पीएनएल वाले आइटम्स हैं, पीएनएल वाले आइटम्स हैं, यानी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं पेरोल एक्सपेंडिचर। पेरोल का मतलब आई होप सबको पता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर की यहां पे बात कर रही है। इसके रिगार्डिंग क्या अजम्पशंस होती हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओसीएसीसी। सर ओ का क्या मतलब है, अकरेंस, कि ये ट्रांजेक्शन इस अकाउंटिंग पीरियड में अकर हुई है। सर सी का क्या मतलब है, सी का मतलब आप ले लो क्लासिफिकेशन, जो खर्चा इंप्लॉय रिलेटेड था उसी को मैंने पेरोल एक्सपेंडिचर में डाला है। ए का क्या मतलब है, एक्यूरेसी, यानी जिस एक्यूरेसी से ये अमाउंट आनी चाहिए थी उसी एक्यूरेसी से इस अमाउंट को लिखा है। सर अगले सी का क्या मतलब है, कंप्लीटनेस, जितने इंप्लॉइज थे जितना खर्चा था हमने बुक कर दिया, जितने इंप्लॉइज थे जितना खर्चा था हमने बुक कर दिया। एंड लास्ट वाले सी का क्या मतलब है, कट ऑफ। कट ऑफ यानी इस अकाउंटिंग पीरियड का जो खर्चा 31 ऑफ मार्च तक हो जाना चाहिए था बुक, हमने 31 मार्च की कट ऑफ लेके उसको बुक कर दिया है। क्या कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको ये चीजें एक्सप्लिसिटली दिखती हैं? क्या किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीजें एक्सप्लिसिटली दिखती है? द आंसर इज नो। ये मैनेजमेंट के अंदर की भावना है जो हमें समझनी है एज एन ऑडिटर। अकरेंस मतलब इसी साल अकर हुई है, क्लासिफिकेशन यानी पेरोल एक्सपेंडिचर ही है, एक्यूरेसी यानी पूरा एक्यूरेटली अमाउंट को कैलकुलेट किया है, कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं करी, एरर ओमिशन कुछ भी नहीं है, कंप्लीटनेस सारे एम्प्लॉयज का खर्चा बुक किया है, एंड कट ऑफ यानी जिस साल का जो खर्चा था वो वहीं बुक कर दिया। ओसीएसीसी। सर ये ओसीएसीसी क्या है? ओसीएसीसी आर द assertions regarding the class of transactions। ऐसे 315, ऐसे 315 हमको इसके बारे में बताएगा। आई विल मेक यू रीड थ्रू इट, समझा दूंगा, अभी समझा दिया है, उस टाइम पे आपको फ्लो में दिखवा दूंगा कि कैसे हम इसको करना है। जब आपके पास किताब आएगी आप देखोगे फर्स्ट पेज जो होगा ऐसे 315 का, उसमें यही दी हुई होगी चीज, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, आप लिख भी सकते हो इसको कि आपने ये चीज एक बार देखनी है। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, बता भी दिया याद कैसे रखनी है ओसीएसीसी। आईसीआई नहीं पूछता जनरली सीए फाइनल लेवल पे क्या होती है असर्शंस, बट यू शुड नो, ठीक है। इंटरव्यूज वगैरह में कहीं पे भी ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या असर्शंस वाला पॉइंट क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस में किस तरह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है? सर इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकती है? सिंपल सी बात है ना यार, अगर मेरा 2 करोड़ का पेरोल का एक्सपेंडिचर है, 2 करोड़ का पेरोल का एक्सपेंडिचर है और मैंने 50 लाख का नहीं दिखा रखा, 50 लाख का नहीं दिखा रखा, तो क्या ये मिसस्टेटमेंट है? डेफिनेटली मिसस्टेटमेंट है। क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? डेफिनेटली मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये एक इनहेरेंट रिस्क हो सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर कि कैसे असर्शंस में रिगार्डिंग द एबीसीडी अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर कैसे असर्शंस में इंपैक्ट आ सकता है? इज दिस पॉइंट क्लियर? जल्दी से बताओ जो मैंने बात अभी आपको समझाई यहां पे। फटाफट बताइएगा यस और नो। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर, ग्रेट। अब आइए इधर। तो मैंने क्या बोला भाई, इनहेरेंट रिस्क का मतलब है गलती है, किसमें? किसी में भी हो सकती है, एबीसीडी अकाउंट बैलेंस में भी, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस में भी और डिस्क्लोजर्स में भी। तीनों में से किसी में भी गलती हो सकती है, तीनों में से किसी में भी गलती हो सकती है। तो इन्होंने कहा सक्सेप्टेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी चीज में क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर की असर्शन में दिक्कत हो सकती है टू अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट। मटीरियलिटी हमेशा ये नहीं होता इकलौती हो, अगर हम सारी ट्रांजैक्शंस को मिलाते हैं जो इंडिविजुअली इममटीरियल है, इंडिविजुअली तो वो बहुत छोटी छोटी हैं, बट सारी जब साथ में मिल जाती है तो वो मटीरियल हो जाती है, तो हम इसको इनहेरेंट रिस्क बोल के चलेंगे। इनहेरेंट रिस्क इज बेसिकली अभी आपने इंटरनल कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं किया है और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू हैव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल रिस्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अ रिस्क दैट द मिसस्टेटमेंट कुड अकर इन एन असर्शन। असर्शन में किस चीज में रिस्क आती है? सारे बच्चे बोलो एबीसीडी। एबीसीडी मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। मेरे साथ साथ बोलना है। कल रात को तुमको अरे मैंने तुमको एक बात बताई नहीं, कल रात को सरस्वती माता मेरे सपनों में आई थी
तो उन्होंने बोला शुभम, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कौन, तो ऐसे ना मतलब पूरी रोशनी रोशनी हो गई एंड आई वाज लाइक अरे यार ये कैसे आ गई यहाँ पे। एंड वो कहती कि कल तुम्हारा ऑडिट का बैच शुरू हो रहा है। मैंने कहा हाँ। कहती जो जो बच्चा जो आप क्लास में बोलोगे ना उसको रिपीट करेगा, जब जब आप बोलोगे उसको सारी बातें एग्जाम में याद आ जाएंगी। मैंने कहा ये बात मैं बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूँ? तो कहती मैं आई क्यों हूं यहाँ पे बताने तुमको ये। मैंने कहा यार मजा आ गया। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। जितना आप क्लास में चीजों को बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं उतना आपका माइंड उनको एक्सेप्ट करेगा। जितना माइंड एक्सेप्ट करेगा उतनी चीजें आपको इजी लगेंगी, कंफर्टेबल लगेगी एंड आप उनको याद रख पाओगे, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान में रखना। हाँ जोर से बोलो जय माता दी, ठीक है। सो द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट कुड अकर इन एन असर्शन ऑफ एबीसीडी, मतलब अब एबीसीडी बताओ ना यार। एप्पल, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अकाउंट बैलेंस, ए बी मतलब अकाउंट बैलेंस, सी का मतलब कैट नहीं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड डी का मतलब डॉग नहीं होता, अब डी का मतलब है डिस्क्लोजर। हाँ, so the risk that a misstatement could occur in an assertion about a class ABCD, account balance, class of transaction or disclosure, that could be material either individually or when aggregated with other misstatement will not be। रिस्क किस चीज की है जल्दी से बताओ। तुम तो सारे के सारे बच्चे बस सुनते जा रहे हो, मजे वाली बात तो अब यहां आई है। रिस्क किसकी है कि रिस्क की ये जो मिस स्टेटमेंट है इट विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, यानी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल निकम्मा है। एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल निकम्मा है, वो प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और करेक्ट भी नहीं कर पा रहा टाइमली बेसिस पे मिस स्टेटमेंट्स को जो कि मटीरियल है। राइट सर, तो कंट्रोल रिस्क भी समझ आ गई, इनहेरेंट रिस्क भी समझ आ गई। क्या आप सारे बच्चे मुझे वादा करते हैं? हाँ सर हम आपको वादा करते हैं ये दोनों डेफिनेशंस हम याद करेंगे। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली डेफिनेशन स्टार्ट होती है सक्सेप्टिबिलिटी। सक्सेप्टिबिलिटी यानी एक्सपेक्टेड है कि एक असर्शन रिगार्डिंग द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड, वो हो सकती है बिफोर कंसीडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, यानी अभी इंटरनल कंट्रोल्स को ध्यान में नहीं रखा, उनको कंसीडर नहीं किया और मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो इनहेरेंट रिस्क है। और कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क सिंपल है कि रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट related to an assertion regarding ABCD, sir ABCD का क्या मतलब है? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर, which could be material individually or when aggregated with other misstatements will not be PDC, prevented, detected or corrected। या तो आप किसी चीज को प्रिवेंट कर सकते हो, होने ही मत दो, या जो हो जाती है तो उसको पकड़ लो। तीन चीजें ही तो कर सकते हो, या तो प्रिवेंट कर लो कि भाई होने ही नहीं देना कोई गलती को, या फिर गलती हो जाए तो उसको पकड़ लो, डिटेक्ट कर लो और डिटेक्ट करके आप उसको करेक्ट कर दो। प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। बोलो मेरे साथ, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स इन अ टाइमली मैनर। इंटरनल कंट्रोल्स नहीं कर पा रहे, उसी को कंट्रोल रिस्क कहते हैं। फिर इन्होंने बोला रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे हो सकती है, एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक है असर्शन लेवल। आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल इज द सिमिलर एज परवेसिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल इज सिमिलर टू परवेसिव, यानी ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है, या फिर परवेसिव नहीं है, सिर्फ एक असर्शन को अफेक्ट करती है रिगार्डिंग द। अब जहां जहां असर्शन लेवल आएगा ना वहां पे आपने एबीसीडी याद रखना है। जहां जहां असर्शन लेवल आएगा वहां पे एबीसीडी याद रखना है। असर्शन लेवल फॉर अ एबीसीडी यानी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कौन से दो लेवल्स पे होगी जल्दी से बताओ? लेवल 1 लेवल 2 नहीं आएगा, इसमें दो लेवल आएंगे, या तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दे रिलेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और they only affect the assertion related to ABCD। assertions के साथ क्या बोलोगे ABCD में? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर। इज दिस पॉइंट क्लियर? जल्दी से बताओ यस और नो। और मैंने आपको क्या बताया था, जितनी रिस्क होगी उसी हिसाब से हम अपने ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करेंगे। ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने की प्रक्रिया को, उसके प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल आर असेस्ड। क्यों असेस करते हैं? टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच आर नेसेसरी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इस एविडेंस के बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाता हूं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एन एक्सेप्टेबली लो लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। क्या मैं ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकता हूं? जल्दी से बताओ, कैन ऑडिट रिस्क बी रिड्यूस टू जीरो? क्या मैं इसको रिड्यूस टू जीरो कर सकता हूं? जल्दी से बताओ। प्यारा सा मेरा आपसे सवाल, क्या ऑडिट रिस्क
रिड्यूस हो सकती है टू 0, 0? क्या हो सकता है ये, जल्दी से बताओ। और नहीं तो क्यों नहीं? देखो, नहीं तो मैं आपको आधा नंबर दूंगा, बट क्यों नहीं दोगे तो फिर पूरा 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? एक बच्चे ने आइला लिखा भी है। कौन है ये शैतान बच्चा जिसने बिल्कुल सही लिखा है? निपुण ने भी लिखा है, और किसी ने आइला लिखा था, मैंने देखा था। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, साहिल ने लिखा था आइला, साहिल ने लिखा है, अवनिका ने भी लिखा बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। बिल्कुल सही। इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से मैं रीजनेबल एश्योरेंस लेता हूं, मैं रिड्यूस नहीं कर सकता ऑडिट रिस्क टू 0, तो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आके मेरे को टिकना पड़ेगा। अब डिटेक्शन रिस्क का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, risk that the procedures performed by the auditor to reduce the audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists and could be material individually or when aggregated with other misstatement. That is the risk of not detecting a material misstatement. जो रिस्क कहती है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे मटीरियल मिसस्टेटमेंट को, उसको हम डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। क्या ऑडिट रिस्क वाला पार्ट क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। आई होप वो जो मैंने पूरा डायग्रामेटिकली आपको समझाया और जब ये सारी चीजें पढ़वाई, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद रखना इनहेरेंट रिस्क क्या होती है, कंट्रोल रिस्क क्या होती है, ऑडिट रिस्क क्या होती है, और कुछ नहीं करना। आपको किसी को ज्यादा जाके ना दिखाना नहीं है कि ये सब चीजें मैं सीख क्या, नहीं, बेसिक डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, राइट। बस खत्म होने वाला है ये चैप्टर, आखिरी सांसें ले रहा है। फटाफट बताइए, क्या ये जो बातें हमने अभी डिस्कस करी ये क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो अभी तक आपने क्या क्या समझा ऑडिट में, मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं? हाँ सर, एक बार रिवाइज करो। हमको करना क्या है, ऑडिट है क्या, ऑडिट है क्या? जल्दी से एक बार मेरे से सवाल पूछ लो ना, ये व्हाट इज ऑडिट? चेकिंग करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। क्या नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। क्या होता है ये? तो सबसे पहले मैंने अभी तक मैंने जो जो बातें करी है उनको एक फ्लो चार्ट में डाल देते ताकि आपको फ्लो समझ आ जाए क्या करना है। सबसे पहले तो आपने देखनी है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी वो क्या डिटरमाइन करेगी? वो डिटरमाइन करेगी एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। राइट सर, ये तो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आपने बता दिया। जो ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे उससे हमको क्या मिलेगा? उससे हमको मिलेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिट एविडेंस होगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ कंक्लूजन्स। वी विल ड्रॉ कंक्लूजन कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, देन व्हाट वी विल डू, वी विल रिपोर्ट, we will prepare a report to express our opinion. Done. This is audit. अगर मैं आपको एक फ्लो बताऊं ऑडिट का क्या है तो यही है। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑडिट एविडेंस ज्यादा लेना पड़ेगा, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल के ओपिनियन दे देंगे। रिस्क कम है, मेहनत कम करेंगे, मेहनत कम करेंगे, एविडेंस फिर उस हिसाब से लेंगे एंड फिर अपना कंक्लूजन करके ओपिनियन देके आगे बढ़ेंगे। राइट? ये एक बार ड्रॉ कर लो आप, ये एक बार आप भी ड्रॉ कर लो फटाफट। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट। एक बार इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो। गॉट इट? अमेजिंग सेशन, थैंक यू निपुण। डन सर। अरे निकुंज जी आपको व्हाट्सएप में ऐड कर देंगे ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? क्लास तो खत्म कर लो, करेंगे ऐड। आपको ऐसे नहीं कि जानबूझ के निकाल रखा है। जिन भी बच्चों ने कल एडमिशन लिए उसमें से हो सकता है कई सारे हैं जो कहीं भी ऐड नहीं हुए, हो जाए होले होले, ठीक है? राइट सर, डन। चलें आगे, चलो। अब हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात करनी थी, वो भी कर लेते हैं, खत्म करते हैं उसको भी, बहुत छोटी सी बात है। ये क्या कह रहा है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मतलब भरपूर। सिंपल बात है, ये भरपूर नहीं लिख सकते थे, ये भरपूर लिख देते तो बोलते प्रोफेशनलिज्म नहीं है इस वर्ड में। बट कहने की कोशिश यही है कि ऑडिट एविडेंस भरपूर होना चाहिए। भरपूर का मतलब है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट।
क्यों चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? तो ये बोलता है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। एक्सेप्टेबली लो लेवल यानी हमको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, एंड ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन। रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है? इट इज अ हाई बोलो, इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिट एविडेंस का क्या मतलब है? बेसिकली इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर कलेक्ट करता है, रिटर्न हो सकती है, ओरल हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, जिसके बेसिस पे वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वही इंफॉर्मेशन को हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं। सफिशिएंसी का क्या मतलब है? अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? हाँ, तो सफिशिएंसी का क्या मतलब है? क्वांटिटी, कितना ऑडिट एविडेंस, कितना मतलब सफिशिएंसी, कितना से चाहिए तुमको? सर ढेर सारा चाहिए, तो ढेर सारा यानी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। सो क्वांटिटी किससे अफेक्ट होगी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अगर तुम्हारी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो तुम ज्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करो, ज्यादा क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करो। प्लस क्वालिटी से। मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बताना, प्यार से बताना, क्या कभी ऐसा हुआ है आप गए हो मार्केट में लेज खरीदने, ठीक है, और आपने लिया लेज एकदम बड़ा वाला पैकेट, वो आपने खा लिया फिर भी आपका पेट नहीं भरा। दूसरी तरफ आप गए मार्केट में और आपने ली, क्या सर, हमने ली मान लो 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम आपने देसी घी की जलेबी खा ली, ये खाते ही आपका पेट भर गया। तो क्या लगता है? Quantity is also affected by the quality and the characteristics of that thing। मतलब लेज खा के वो फीलिंग नहीं आई कि पेट भर गया हो या बहुत ज्यादा मजा आ गया, नहीं, बट जब ये 100 ग्राम जलेबी पेट में गई, इसने तो मतलब तूफान ही मचा दिया, पूरा पेट एकदम भर गया एकदम अच्छे से। यू फील दिस? यस, this is what I want to convey, that the quantity is also affected by the characteristics or the quality of that audit evidence। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगी सफिशिएंसी। किस किस चीज पे डिपेंड करती है सफिशिएंसी? जल्दी से बताइएगा। सफिशिएंसी इज बेसिकली क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहला हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड दूसरा हो गया क्वांटिटी। यस, गॉट द पॉइंट? यस सर। एप्रोप्रिएटनेस इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी यानी वो ऑडिट एविडेंस कितना रेलिवेंट है टू द पर्टिकुलर असर्शन, that is the relevance and reliability in providing support for the conclusions on which auditor's opinion is based। क्वालिटी को आप बोलोगे दो वर्ड, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। तो जब मैं बोलूंगा एविडेंस एप्रोप्रिएट है यानी वो रिलायबल भी है, रेलिवेंट भी है। सर रेलिवेंट का क्या मतलब है? अगर मुझे बैंक बैलेंस चेक करना है, तो क्या जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है वो मेरे लिए रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है, या फिर जो बैंक कंफर्मेशन है वो मेरे लिए रेलिवेंट है? रेलिवेंट मतलब काम तो आए मेरे, कोई फायदा तो हो उसका, रेलिवेंट तो होना चाहिए। दूसरी चीज रिलायबल। रिलायबल कौन सी चीज होगी? जो कि मुझे इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलेगी, यानी जो कि मैनेजमेंट से मिलेगी, राइट? तो बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एक चीज रेलिवेंट भी होनी चाहिए कि भाई एक्चुअली वो मेरी इस असर्शन से रिलेट करके चलती है, एंड दूसरी चीज है रिलायबल। रिलायबल यानी वो मुझे एक इंडिपेंडेंट सोर्स से मिली है, या फिर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू अ फोटोकॉपी और अ फैसिमाइल। सर फैसिमाइल क्या होता है? डुप्लीकेट। गेटिंग राइट सर? सो दिस इज पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। सफिशिएंसी इज द क्वांटिटी, किस पे डिपेंड करती है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे। एप्रोप्रिएटनेस क्या है? इट्स द क्वालिटी। क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है? आर एंड आर का क्या मतलब है? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। आई होप सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस वाला पार्ट भी आपको क्लियर है, राइट? क्या क्लियर है? जल्दी से बताइए, यस और नो। क्या सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस वाला पार्ट आपको क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताइए फटाफट। बस ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, 2-3 टॉपिक और फिर ये क्लास को हम एंड करेंगे। यस, इंडिपेंडेंट विल बी। अब बैंक स्टेटमेंट भी आई थिंक इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता जब तक कि आप खुद अपने सामने उसको डाउनलोड नहीं करवा रहे, क्योंकि पीडीएफ भी आज की डेट में एडिटेबल है, राइट? यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
स्कोप ऑफ ऑडिट। सर प्लीज एक बार ये हैंड रिटन नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड करवा दो। तो करवा दिए, ये वाले जो नोट्स हैं ये ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। जो आपको मैं ये दूंगा, क्या कहते हैं, ये जो होगा नोट्स, ये भी आपको आपकी गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू, डोंट वरी। ओनली थिंग यू हैव टू फोकस हियर इन द क्लास इज लर्निंग, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दैट। कोई सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। सर इंटर में हम लोग रट्टा मारते थे लेकिन आज कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, हैप्पी टू नो दैट। चलो स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ ऑडिट। अभी आपने आर्टिकलशिप भी करी है ना, तो कई चीजें प्रैक्टिकली देखे तो और अच्छे से समझ आती हैं। इस चीज को लेकर ध्यान में रखना। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट, क्या करना है ऑडिट में, पढ़ते हैं। मेरा ये मानना है ऑडिटर को ओपिनियन देना है। देखते क्या लिखा है। Auditor's opinion on financial statement deals with the financial statements are prepared in all material respects as per applicable FRF. Already हम ये चीज पढ़ चुके हैं। Such an opinion is common to all audit of financial statement. ठीक है सर, ऑडिट में ओपिनियन देना है, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉमन रहता है। बेसिक बात कर रखी है। ऑडिटर ओपिनियन डज नॉट अश्योर, ये सुनना मेरी बात, ये सुनना मेरी बात। द ऑडिटर्स ओपिनियन देयरफॉर डज नॉट अश्योर future viability of entity nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the entity. अगर आप बोल रहे हो कि ऑडिट का मतलब यह है कि एंटिटी आगे जाके बढ़िया प्रॉफिटेबल काम करेगी, एफिशिएंटली पैसे कमाएगी और चलती जाएगी बढ़िया तरीके से, तो आपने अभी तक ऑडिट का मतलब ही नहीं समझा। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया ऑडिट क्यों कराना है, तो मैंने आपको सिंपल बात बताई थी यार, ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रही है और ओनर चेक करना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं कि नहीं। यहां पे एफिशिएंसी वाली बात तो कहीं आई नहीं आई, राइट ना। यहां पे ये आया कि आप चेक करो मैनेजमेंट आगे ठीक काम करेगी या नहीं। हम ज्योतिषी तो है नहीं कि ये बता सके कि एंटिटी कितना धुआंधार आगे बिजनेस करेगी। तो ना तो हमें ज्योतिष विद्या आती है, ना हम यहां पे बैठ के चेक करने वाले हैं कि कितना एफिशिएंटली मैनेजमेंट काम करेगी। हमको बस एक काम करना है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना कि वेदर दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस और नो, यही आपने बस पॉइंट ध्यान में रखना है। आओ मैं आपको एक बार फिर से ये पॉइंट रीड करा दूं। द ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट अश्योर, ऑडिटर्स ओपिनियन कोई श्योरिटी नहीं देता regarding the future viability of the entity, neither it gives an assurance regarding the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the entity. This is out of the scope of audit. आप लिख सकते हो यहां पे, this is out of scope. In some cases, however applicable, laws and regulations may require the auditor to provide opinion regarding the effectiveness of internal control or consistency of a management report with the financial statement. यहां पे ये बेसिकली बात कर रहे हैं दो चीजों की। एक आपने सुना होगा आईसीएफआर की रिपोर्टिंग। आईसीएफआर की रिपोर्टिंग इज बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमें इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि हम आईसीएफआर की रिपोर्टिंग दे सके। दूसरा, कई जगह हमको चेक करना पड़ता है कि भाई जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स हैं क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक रिकंसाइल हो रही है कि नहीं। ये चीजें कई बार आप देखोगे कारों की उसमें रिपोर्टिंग में भी आपको मिल सकती हैं। तो अगेन कुछ एडिशनल रिपोर्ट करना पड़ रहा है तो हमारे स्कोप में ऐड हो जाएगा, बट दिस विल नेवर फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर स्कोप कि कंपनी आगे कितना अच्छे से काम करेगी या आज की डेट में कितना अच्छे से काम करिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसे हमको बताते हैं कि कैसे काम करना है, गाइडेंस करते हैं हमको कि कैसे चीजों को करना है, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि हमको कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़े, कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो कर लेना। ऐसा मत कहना कि ऐसे इसने इतना ही करने को कहा है। अगर लगता है ज्यादा करने की जरूरत है तो ज्यादा भी कर सकते हो। बेसिक बातें लिखी हैं, जस्ट रीड थ्रू इट। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। जहां ऐसे कह रहा है कि ये चार चीजें करनी है, अगर आपको लगता है पांचवी चीज करके फायदा हो सकता है कर लो। ये बेसिक बात इन्होंने बोली। प्लस ऑडिट का मतलब कहीं से भी नहीं है कि आप फ्यूचर वाइबिलिटी के ऊपर अपना टिप्पणी दो या अपना ओपिनियन दो या फिर बताओ कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेजमेंट ने काम किया है। इज द स्कोप ऑफ ऑडिट क्लियर? वेरी सिंपल, वेरी क्लीन टॉपिक, जस्ट taking a lot of pages of our audit book which can make it look difficult to you, but it is not at all tough, it is not at all difficult, can even be ignored if you have understood it once. अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो उसके बाद इसको आप इग्नोर भी करोगे तो भी मुझे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Is the scope of audit clear? Yes or no?
कई बच्चों को ये फील आ रही होगी, सर आप इसे झटपट झटपट पढ़ाते जा रहे हो और खत्म होती जा रही है चीजें, समझ भी आ रही हैं, फिर ऐसा लग रहा है इतना सारा है और फिर लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। जहां चीजें याद करनी थी मैंने तुमको करवा दी स्टार्टिंग में, जहां चीजें समझानी है मैं तुमको समझा के आगे बढ़ता जा रहा हूं। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू मूव इन ऑडिट। नॉट एवरीथिंग हैज टू बी लर्न्ड, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी मग्ड अप। कई चीजें समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं एंड दैट इज फेयर इनफ, राइट? गुड, वेरी गुड, मजा आ गया, क्या बात है। सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस टॉपिक। बहुत छोटी बात आपसे करूंगा मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। यही टॉपिक सेम टू सेम ऐसे 210 में भी आपको मिलेगा, सेम टॉपिक ऐसे 210 में मिलेगा। जस्ट नीड योर नेक्स्ट 10 मिनट्स अगेन टू मेक श्योर कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ जाए। सेम, यू नो व्हाट वी फील अबाउट दिस। अब ध्यान दो, यहां पे सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। सेम टू सेम ऐसे 210 में आएगा, तब मैं बोलूंगा हम कर चुके हैं, तब ये मत बोलना सर फिर से करवा दो। तो ध्यान से सुनना इस बात को, ये काम आएगी आपकी। व्हाट्स द टॉपिक? द प्रीमाइस। सिंप्लीफाई करें इसको तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का क्या काम है? हम ऑडिटर हैं, हम ऑडिट करने आए हैं। किसका ऑडिट करने आए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट की है, प्रीमाइस का मतलब है किस बेस के ऊपर पूरा ऑडिट चलता है, किस अंडरस्टैंडिंग पे पूरा ऑडिट चलता है। इस अंडरस्टैंडिंग पे चलता है कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ प्रीमाइस। प्रीमाइस मतलब इस बेसिस पे, इस बुनियाद पे, हिंदी वर्ड इज बुनियाद, इंग्लिश वर्ड इज इस बेसिस, इस बेस पे पूरा ऑडिट चलेगा कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट करेंगे। पहली बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लोग बनाएं। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बात बताना सारे बच्चे चैट बॉक्स पे, क्या उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए उसके लिए टीसीडब्ल्यूजी को क्या एडिशनल चीज करनी चाहिए ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो जाए टाइमली मैनर पे। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। What should be done to make the financial statements free from material misstatement? क्या वो एक एलिमेंट है जो टीसीडब्ल्यूजी को लगाना चाहिए ताकि प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स हो जाए टाइमली मैनर पे। आप भी पानी पीते रहना, ठीक है? आई नो थोड़ी सी हीटअप हो जाती है बॉडी और माइंड, बट कीप ड्रिंकिंग वाटर। आईसी यानी इंटरनल कंट्रोल। अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे तो जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे विल बी फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या पहली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो मैनेजमेंट से? अरे यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दो। वो कह रहे बना दिए, भरे पड़े मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अरे नहीं, एक चीज नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, ऑल्सो मेक देम फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे बनेंगे? बाय इंस्टॉलिंग प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल। यही बात पहले पॉइंट में लिखी है, जल्दी से इसको रीड करते हैं और खत्म करते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ के हिसाब से आपने बनाने हैं, विच इंक्लूड्स डिम। डिम का क्या मतलब है? डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू द पीपीएफएस। पीपीएफएस मतलब प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हमको प्रिपेयर प्रेजेंट करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिम। सर डिम का क्या मतलब है? जल्दी से सारे बच्चे बोलो, कैसे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ? बाय प्रॉपर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस डिम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सो दैट हम पीपीएफएस कर सके। पीपीएफएस बोलो मेरे साथ, पीपीएफएस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे हो सकती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट? हम सबको पता है फ्रॉड और एरर। फ्रॉड का मतलब क्या है? केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स टू कंसील अ फ्रॉड। तो देयर कैन बी प्रॉपर कंसील्ड स्कीम्स, प्रॉपर्ली केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स जिनको बनाया जा सकता है टू कंसील अ फ्रॉड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही है और इंटरनल कंट्रोल भी रखना है। अगली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, हम ऑडिट कैसे करेंगे? जब हमको मैनेजमेंट देगा, आओ सर, आओ का क्या मतलब है? समझना मेरी बात। AAU, अभी तक मैंने उई बताया था, अब आओ भी बता रहा हूं, तुमको सारे चीजें बढ़िया समझ आ जाएंगी।
उई कहां पे था जल्दी से बताओ? उई था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, ओवर जनरलाइजिंग, ओवर लुकिंग, एंड आई से क्या था? इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस। बोलो ना, तुम बोलते ही नहीं हो। अभी मैंने क्या पे पढ़ाया था? उई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, राइट? अब तुमको मैं पढ़ा रहा हूं आउ। सर आउ का मतलब है टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद आउ। सर आउ का क्या मतलब है? ये शक्ति कपूर वाला आउ है। ऑल इंफॉर्मेशन, पहला ए, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर चाहे, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी, दिस इज योर आउ। सो ऑल इंफॉर्मेशन, जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अदर मैटर्स चाहिए विच आर रेलिवेंट टू पीपीएफएस का मतलब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैटर्स रेलिवेंट टू पीपीएफएस। अब तुम कहोगे सर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रखी है आपने, 4 बार बता दी शॉर्ट फॉर्म, 5वीं बार तुम मेरे को नहीं बता सकते। बनो ना हीरो, कब जागोगे? फैजल कब खून खोलेगा तेरा? जल्दी से उठो, बताओ पीपीएफएस का क्या मतलब है? जल्दी देखते कौन कौन बच्चा चैट बॉक्स में फटाफट लिखता है, जल्दी से बताओ यस और नो, जल्दी से बताइए पीपीएफएस का क्या मतलब है? फटाफट बताओ यार, खत्म करते हैं इस चीज को, कुछ भी नहीं है, मसाला ही नहीं है इसमें तो। अरे बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी गुड। तो हमको क्या चाहिए? ऑल इंफॉर्मेशन जो भी रेलिवेंट है टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद ऑडिटर को कुछ और भी तो जरूरत पड़ सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, टेंशन क्यों लेते हो? एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर में रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए ले लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ऑडिटर को लगता है मुझे एंटिटी में इस इंप्लॉय से ये बात भी करनी है तो वो कर सकता है, उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, खुली छूट, खुली छूट है ऑडिटर को, किसी से भी जाके कुछ भी बतिया सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आप सिंधी हो ना? हाँ यार मैं सिंधी हूं, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom the auditor determines to obtain necessary audit evidence. I hope the responsibility is clear. Yes sir, preparation and presentation of financial statements as per applicable FRF. उसके लिए हम क्या करेंगे? डिम मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल so that the financial statements are free from material misstatements. उसमें कोई material misstatement ना हो, whether due to fraud, whether due to error, हमको फर्क नहीं पड़ता, material misstatement नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चकाचक बन गए, हम ऑडिट करने आए हैं, हमको कुछ चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? आउ सर, आउ मतलब ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, राइट सर। एज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आर रिस्पॉन्सिबल कि वो आइडेंटिफाई करें कौन सा उनके लिए एफआरएफ सही रहेगा, प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उस एफआरएफ के हिसाब से, एंड अपने फ्रेमवर्क के बारे में एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन देके चले। कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हमको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने के लिए हमको जजमेंट बनानी पड़ती है। जो भी हम जजमेंट्स यूज करेंगे वो रीजनेबल होनी चाहिए, प्लस हम एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज रखेंगे। टुडे यू आर लर्निंग 2 एडजेक्टिव्स, रिमेंबर देम। 2 एडजेक्टिव्स आज मैं आपको याद करवा रहा हूं, यही 2 एडजेक्टिव्स आपको पूरे की पूरी क्लास में काम आएंगे। अकाउंटिंग एस्टीमेट कैसा हो? बताओ, अकाउंटिंग एस्टीमेट कैसा हो? एकदम रीजनेबल हो एज पर द सर्कमस्टेंसेस। अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हो? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जहां भी अकाउंटिंग पॉलिसीज वर्ड लिखोगे ना, आप लिखोगे एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये वादा मेरे को आपको अभी करना पड़ेगा। आप ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, उसकी जो वर्ड्स होते हैं ना, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, उसी में से प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। वो तभी झलकेगा जब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नहीं, रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बोलोगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलोगे। दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज 2 टर्म्स। अभी तक आप छोटे बच्चे थे, अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते थे, चल जाता था काम। अब आप बोलोगे एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। बस यही बात आपने ध्यान में रखनी और कुछ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। एफआरएफ कैसा हो सकता है? कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मीट अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, जैसे जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाया जाता है, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो नॉट टू बी कंसिडर्ड। जस्ट आपको याद रखना है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा भी कुछ होता है, बट हमको नहीं जानना। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेट्स लीव इट। बट 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू नो। मेन थिंग जो याद करने वाली थी वो यही थी जो मैंने आपको करवा दी है।
अगर ये चीज आपको समझ आ गई है, याद हो गई है, एक बार दोहरा लो, बोल लो, जैसे ही हो जाए मुझे चैट बॉक्स में डन लिख दो। एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक, कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एसेज। बहुत छोटा टॉपिक है, 5 मिनट में हो जाएगा एंड वी आर डन विद द क्लास। फटाफट बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर जो मैंने अभी आपको प्रीमाइस वाला पढ़ा है? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? Done, sir. Great. Now the last part, as I always say, is the most easy part. Conduct of audit as per essays. जो भी ऐसे की रिक्वायरमेंट्स है, सिंपल सी बात बोलते हैं, सर आर वी मिसिंग आउट एनीथिंग इफ दे आर नॉट ऑन? अरे व्हाट्सएप ग्रुप पे तुमको डालेंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो? क्या छोटी छोटी बातें उठा के बैठ जाते हो यार? छोटी बच्ची हो क्या? रुको ना, कंट्रोल करो थोड़े इमोशंस को अपने। डाल देंगे यार, आज ही, अभी तो क्लास शुरू हुई है, ठीक है? इतने सारे, कभी भी कहीं इतनी सारी वेबसाइट से तो रजिस्ट्रेशन आ रही है, फिर उसके बाद हमको सब कंपाइल करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कौन ऐड हुआ कौन नहीं हुआ। तुमको लगता है जिस टाइम पे तुमने रजिस्टर किया उसी टाइम पे तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। रियल टाइम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे ऑडिट में, बट एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू हैपन रियल टाइम। वील ट्राई टू पुट इट समथिंग लेटर, बट अभी शांति से यहाँ पे फोकस करो ना प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे आओ, कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अभी मैं पढ़ा ही नहीं रहा, कुछ नॉर्मल बातें करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करना, इसका क्या मतलब है? ऑडिट का क्या मतलब है? ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिट प्रोसीजर्स कहेंगे हमको, वो ऑडिट प्रोसीजर्स करके चलने हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपके केस में एप्लीकेबल ना हो। सर एग्जांपल देके बताओ, सिंपल बात है, अगर आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसमें इंटरनल ऑडिटर नहीं है, जब इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है तो इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। लॉजिकल सी बात, राइट? तो वही आपने बस ध्यान में रखना है, ठीक है सर? अब दूसरी चीज, अगर आपका इंटरनल ऑडिटर नहीं है तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है ऐसे। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर आप किसी ऐसे से कंप्लाई नहीं कर पा रहे, लेट्स से कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ जाता है कि आप किसी ऐसे से कंप्लाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराओ मत, आप कुछ और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकते हो। कई बार आप इस ऑडिट में देखोगे दैट व्हाटएवर ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हम वो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं करना, जब तक ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं करेंगे तब तक ऑडिट एविडेंस मिलेगा कैसे? तो ये नहीं है कि आप ऑडिट प्रोसीजर ही छोड़ दो, भाई मेरा ये हो ही नहीं सकता। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। एग्जांपल के तौर पे इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करनी है। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन आई थिंक जिस भी बच्चे ने ऑडिट किया आर्टिकलशिप में उसने किया होगा। जब न्यू ईयर पे सारे लोग पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं, हम लोगों को भेज दिया जाता है इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए, आप जाइए, यूपी का एक छोटा सा गांव है, वहां पे ढेर सारी इन्वेंट्री पड़ी है, वो मटेरियल है, आपको चेक करनी पड़ेगी, आपकी 31st की नाइट आपने वहीं स्पेंड करनी है। हम बैठे आर्टिकल, हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, अब इसका क्या हो सकता है? सपोज मान लो उस गांव तक का जो रास्ता था वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई। अब इसका ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर में बताऊं क्या हो सकता है कि अगर इन्वेंट्री रखी हुई है वहां पे और उस दिन मैं नहीं जा पा रहा तो मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। या फिर कोरोना का टाइम ले लो, अगर कोरोना का टाइम है जहां पे मैं जा ही नहीं सकता, 3 महीने 4 महीने तक मैं अटक ही गया, सो व्हाट आई कैन डू अ वीडियो कॉल, I can do a video call and see how are the inventories placed, क्या वो इन्वेंट्री ठीक तरह से रखी है कि नहीं। तो I can do some alternate procedures। यही बातें इन्होंने यहाँ पे लिख रखी हैं कि जो ऐसे कहते हैं आप वैसा कीजिए, नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेटिवली कीजिए, अगर कोई ऐसे एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो जो ऐसे में ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करते हुए चलोगे। इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट कि ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑल द एसेज, ऐसे इज रेलिवेंट, जब उसमें वो सर्कमस्टेंसेज जो लिखे हैं वो आपके लिए भी रेलिवेंट हैं। आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि हमने सारे एसेज के साथ कंप्लाई किया, अनटिल अनलेस हम सब एसेज के साथ कंप्लाई करें। सम बेसिक स्टफ और कुछ भी नहीं, बस समझो और आगे बढ़ो। ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन ऐसे, जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हमारा उसको हमें अचीव करना है यूजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेलिवेंट ऐसे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। एंड अपना ओपिनियन हमको एक्सप्रेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। ओपिनियन हम एक्सप्रेस करेंगे थ्रू अ रिपोर्ट, वही पहली 2 लाइनें जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाई हैं। हैविंग रिगार्ड टू द इंटर रिलेशनशिप अमंग एसेज, देखो कि क्या कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने की जरूरत है, क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया,
देन ये कहता है विल कंप्लाई विद द ईच रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे अनलेस, हमको कंप्लाई कब नहीं करना, अगर ऐसे रेलिवेंट नहीं है। एग्जांपल ऐसे 610 इज नॉट एप्लीकेबल अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है। एंड देयर इज अ कंडीशनल रिक्वायरमेंट एंड वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में आप डिपार्ट कर सकते हो, बट याद रखना आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, इवेल्युएट, क्या ये आपको प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, क्या आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर लगता है कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करो एज पर ऐसे 230, जस्ट रीड एंड मूव अहेड, और कुछ भी नहीं है। जो मसाले वाली बातें थी हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर ली, ऑलरेडी प्रेम से पढ़ लिया, कोई और दिक्कत नहीं है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। जितनी चीजें थी हमने करनी थी वो हमने आज यहां पे डिस्कस कर ली हैं। अगर मैं बोलूं इस पूरे टॉपिक में ऐसे 200 में क्या चीज पे आपने फोकस करना है, इज मेनली ऑन अंडरस्टैंडिंग, मेनली ऑन गेटिंग द की टर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑडिटिंग, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग आपको याद होनी चाहिए। क्या 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है, कौन से एरियाज में इनहेरेंट लिमिटेशंस ज्यादा दिमाग खराब करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रॉड किसके साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड है यानी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जो नॉन कंप्लायंस करेगा उसका गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट इज व्हाट समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका एक ही काम है, एक ही मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन है, जो भी हमने आज कवर किया है That's the feedback I have got from the earlier students also. सर आप जिस दिन जो पढ़ाते हो अगर हम उसी दिन वो चीज रिवाइज करके याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम हमको आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम लगता है, बट वही चीज अगर हम आगे के लिए टाल देते हैं तो देन इट टेक्स अस अ लॉट एंड लॉट मोर टाइम। तो मैं आपको यही एक ट्रिक है, ठीक बात बता रहा हूं कि आज ही जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स, आईसीआई का फेवरेट, स्टूडेंट्स का फेवरेट, आपको मजा आ जाएगा वो टॉपिक पढ़ के। एंड दैट टॉपिक अकाउंट्स फॉर 15 मार्क्स इन योर सीए फाइनल ऑडिट पेपर। एक्साइटेड फॉर दैट क्लास, आई होप यू आर एक्साइटेड टू। हम हैं राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। गॉड ब्लेस यू ऑल।